सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हमने भक्ति काल से जुड़े महत्वपूर्ण 50 MCQ प्रश्न उत्तर कल हमने सॉल्व किए थे। तो आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम और 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो है भक्ति काल से जुड़ा है वो आज हम सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया है, अनुभव वाव शांततो ब्रह्म ज्ञानस्य, ये कथन किसका है? ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो श्लोक है ये कहा है शंकराचार्य ने। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है शंकराचार्य ने श्लोक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, हीय निर्गुण नयनि सगुण रसना राम सुनान मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तो बताइए ये पंक्तियाँ किसकी है? तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है तुलसीदास। ठीक है, ये जो है तुलसीदास जी की रचना पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तुलसीदास जी ने कहा है, ये दोहावली। ठीक है, दोहावली उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोहावली। तो दोहावली से लिया गया है। ठीक है, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। तो बताइए ये पंक्ति किसका है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, पंक्ति से जुड़े क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पंक्तियों को याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पूछा गया है, लाभ कहा मानुष तनु पाए काम वचन मन सपनेहु कबहु घटत न काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मंद अभिमान गवाए। तो ये पंक्ति किसने कहा है? तो इसका जो उत्तर होगा वो तुलसीदास जी का है। ठीक है, ये जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, ये विनय पत्रिका से ली गई है। ठीक है, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, ब्रज भाषा में तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखा था। तो ये विनय पत्रिका से ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पूछा गया है, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू जानू सुंदर काया। ये पंक्ति किसकी? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू, ये पंक्ति किस महान कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो पूछा गया है, संत मत में किस पंथ का या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो इसका उत्तर होगा मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, इन दोनों संप्रदायों में तंत्र साधना का प्रभाव मिलता है। ठीक है, संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ऐसे कौन से दार्शनिक सांस्कृतिक आधार है संत काव्य में? ठीक है, तो पहला आता है उपनिषद, दूसरा शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो संत काव्य के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार जो है ये सारे महत्वपूर्ण आधार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। हरि रस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार मैमता घूमद फिरे नाही तन की सार। तो ये पंक्ति किसकी है बताइए? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरदास जी की। ठीक है, पुण्यतः अद्वैतीवाद संत कवि हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन अद्वैत संतवादी कवि जो है माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास, दादू, मलुकदास। ठीक है, तो ये जो हैं ये महत्वपूर्ण 3 संत कवि हैं। ठीक है, भेदाभेदवादी संत कवि कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। भेदाभेदवादी संत कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा नानक। ठीक है, गुरु नानक जो थे वो भेदाभेदवादी संत थे। ठीक है, योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन है? तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन कौन है? तो इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। ठीक है, ये 3 जो है महत्वपूर्ण संत कवि हैं योग साधना के। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पूछा गया है, योग साधना से अप्रभावित संत कौन है? ठीक है, यहाँ पहले पूछा गया था योग साधना से प्रभावित संत कौन है। अब पूछा गया है
योग साधना से अप्रभावित संत कवि कौन कौन है, ठीक है। तो उनके नाम जानना अत्यंत आवश्यक है। पहले आते हैं दादू, ठीक है, दादू। दूसरे आते हैं गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक जो थे वो भी योग साधना से अप्रभावित थे, ठीक है। रैदास भी अप्रभावित थे। जंभनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब, मुलकदास, बाबा लाल, ठीक है। तो ये सारे जो संत कवि थे ये योग साधना से प्रभावित नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है मेनली, जैसे उदाहरण के तौर पर रैदास जो थे वो योग साधना से प्रभावित थे या नहीं, ठीक है। तो ये जो थे ये योग साधना से प्रभावित नहीं थे, ठीक है। किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्वों के भी दर्शन होते हैं, तो यहाँ पूछा गया है किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। तो इसका आंसर है वो होगा कबीर, रैदास और मलुकदास, ठीक है। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण हैं, और भी बहुत सारे हैं पर ये तीन जो हैं, ये तीन संत कवि जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सगुण तत्व को भी इन्होंने अपने रचनाओं में दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग कौन से हैं, ठीक है। तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य को जो है 4 विभाग में बांटा गया है। तो वो 4 विभाग कौन से, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। पहला आता है नफस, ठीक है। नफस जिसे इंद्रिय कहते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नफस इंद्रिय कहते हैं। दूसरा आता है अक्ल, ठीक है। अक्ल आप सब जानते हैं, अक्ल को बुद्धि कहते हैं, ठीक है। बुद्धि या माया, मेनली बुद्धि कहते हैं, ठीक है। 3 कलब, ठीक है। कलब का मतलब है उदय। और चौथा है रूह, ठीक है। रूह भी आप सब जानते होंगे, उर्दू शब्द है रूह। तो रूह जो है वो आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये महत्वपूर्ण सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, मेनली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा IMP कर देता हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है सूफी संत में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन है। तो इसका उत्तर होगा राबिया, ठीक है। राबिया जो है ये प्रसिद्ध महिला साधिका है संत, सूफी संत में, ठीक है। सूफी संत संप्रदाय में बहुत ही प्रसिद्ध महिला साधिका है राबिया, ठीक है। हिंदी में गय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है। तो यहाँ पूछा गया सीधा सवाल है कि हिंदी में गय पदों की परंपरा जो है वो किससे शुरू होती है, यानी किस संप्रदाय से शुरू होती है, किस साहित्य से शुरू होती है। तो इसका उत्तर होगा सिद्धों से, ठीक है। सिद्धों से जो है गय पदों की परंपरा जो है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा किस कवि से आरंभ होती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा जो है वो किस कवि से आरंभ होती है। तो इसका उत्तर होगा सरहपा से, ठीक है। सरहपा जो कवि थे सिद्ध साहित्य के, उन्हीं से जो है दोहा चौपाई की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दंगवे पुराण के रचयिता कौन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि दंगवे पुराण के रचयिता कौन है। तो इनका नाम है भीम कवि, ठीक है। भीम कवि जो हैं वो दंगवे पुराण के रचयिता माने गए हैं, ठीक है। एकादशी कथा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे एकादशी कथा के रचयिता का हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सूरजदास, ठीक है। सूरजदास जो थे वो एकादशी कथा के रचयिता माने गए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है जैमिनी पुराण, ठीक है। जैमिनी पुराण के रचयिता कौन है। तो ये सारे जो रचनाएं हैं ये एग्जाम में आ चुके हैं कहीं ना कहीं एक बार, तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके जो रचयिता है जैमिनी पुराण के, उनका नाम है पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम जो है वो जैमिनी पुराण के रचनाकार माने गए हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल आप पूछा गया है ब्रजबुली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया यहाँ पे ब्रजबुली क्या है। तो ब्रजबुली का अर्थ है बंगला आसाम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया, ठीक है। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगाल असमिया, ठीक है। इसे ब्रजबुली कहा जाता है, ठीक है। तो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। IMP कर देता हूँ मैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रामानंद के शिष्यों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे रामानंद के जो शिष्य थे उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए नाम जान लेते हैं। पहले आते हैं रैदास, ठीक है, रैदास जो मित्र थे कबीरदास के, ठीक है। फिर कबीरदास, ठीक है, कबीरदास, फिर धन्ना, ठीक है, फिर सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहैयानंद, पद्मावती और सुरसुरी, ठीक है। तो ये जो थे ये महत्वपूर्ण शिष्य थे रामानंद के, ठीक है। रामानंद जो बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे, तो उनके ये सभी महत्वपूर्ण शिष्य हैं, शिष्यों के नाम हैं, ठीक है। उनमें से कबीरदास जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, रैदास भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे सीधा सवाल पूछा गया है कि रामानंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली दिखते नहीं है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था, ठीक है, प्रयाग में हुआ था। रामानंद के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा राघवानंद, ठीक है। राघवानंद जो थे वो रामानंद के गुरु माने गए हैं, ठीक है। रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रामानंद ने, ठीक है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। सिद्धांत पंच मात्रा, ठीक है, सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धांत पंच मात्रा जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उसके रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वो होगा राघवानंद, ठीक है। राघवानंद जो रामानंद के गुरु थे, ठीक है, उन्होंने सिद्धांत पंच मात्रा का रचना किया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। रामवत संप्रदाय और श्री संप्रदाय में प्रमुख भेद क्या है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख भेद पूछा गया है दोनों संप्रदायों के बारे में। तो इसका आंसर है वो होगा श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण थे, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है मित्रों कि श्री संप्रदाय के आराध्य देव जो थे वो उनका नाम क्या है, वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा नारायण, ठीक है, वो नारायण का पूजा करते थे, ठीक है। जबकि रामावत संप्रदाय जो थे वो सीताराम, ठीक है, सीताराम का आराध्य थे, ठीक है। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल, ठीक है, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है भक्ति काल का, ठीक है, भक्तमाल। तो भक्तमाल के रचयिता के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो भक्तमाल के रचयिता के नाम बताइए। तो इसका आंसर है नाभादास, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भक्तमाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कंपलसरी आते हैं, ठीक है। तो भक्तमाल के रचयिता के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा नाभादास, ठीक है। नाभादास जो थे वो भक्तमाल के रचयिता थे, ठीक है। कबीर परिचय के रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो कबीर परिचय का रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अनंत दास, ठीक है। कबीर परिचय की जो रचयिता है उनका नाम है अनंत दास, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? ये तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, याद रखिएगा, एग्जाम में कंपलसरी आ सकता है, ठीक है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? आपने अगर कबीरा खड़ा बाजार में रचना पढ़ा होगा भीष्म साहनी जी का, तो उसमें दिया गया है, ठीक है। तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी, ठीक है। लोदी साम्राज्य के जो राजा थे सिकंदर लोदी, ठीक है, उनके समकालीन थे कबीरदास, ठीक है। कबीर के गुरु के नाम बताइए। आप सब जानते हैं, ठीक है, कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे, ठीक है, रामानंद थे वो कबीर के गुरु थे। कुछ मानते हैं कि शेख तक्की भी थे, ठीक है। तो पर मेनली जो है रामानंद को माना गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे, ठीक है। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तक्की, ठीक है। शेख तक्की को जो है कबीर का गुरु माना गया है, ठीक है। किन्होंने माना? मुसलमानों ने कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तक्की को माना है, ठीक है। तो ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कथन पूछा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सुख पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो यहाँ पे कबीर की प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो ये किसने कहा? ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने जो है ये कथन कहा है, ठीक है, कबीरदास के लिए।
फिर देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीरदास की उक्तियाँ में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये भी आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है कबीरदास के ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कबीरदास का जन्म कब कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो देखिए काशी में हुआ था। ठीक है, काशी एक घाट है। ठीक है, घाट में नीरू और नीमा, ठीक है, नीरू नीमा दो जुल्हा दंपति थे। ठीक है, उनको कबीरदास मिले थे घाट में, एक घाट के पास से कबीरदास उन्हें मिले थे। ठीक है, कहा जाता है कि उनको कबीरदास को जन्म देने वाली माँ जो थी वो एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। ठीक है, परंतु उनके जो माता पिता थे वो नीरू नीमा थे, क्योंकि उन्होंने उनका लालन पालन किया था। ठीक है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, ये तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मेनली एग्जाम में आ सकता है कि कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर प्रशंसा की गई है कबीरदास की। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने बाणी का डिक्टेटर कहा था कबीरदास जी को। ठीक है, मेनली एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीजक जो है वो कबीरदास के जो बाणी का संग्रह है उसको नाम दिया गया है बीजक। ठीक है, उनके जो एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। ठीक है, याद रखिएगा, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, उन्होंने बीजक का संकलन किया था। ठीक है, धर्मदास याद रखिएगा, नाम एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो धर्मदास उनके एक शिष्य का नाम था, उन्होंने संकलन किया था कबीर की सारी बाणियों का, बीजक नामक एक पुस्तक की उन्होंने संकलना की थी। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि कबीर के जो बाणी संग्रह पुस्तक है बीजक, उसमें जो भाग कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो ये जो है 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, पहला आता है रमैनी, याद रखिएगा रमैनी, दूसरा आता है सबद। ठीक है, सबद, और तीसरा आता है साखी। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं बीजक के। ठीक है, तो मेनली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रमैनी जो है वो किस कवि से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रमैनी और शब्द में गय पद हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि कैसे पद हैं रमैनी और शब्द में गय पद। ठीक है, साखी दोहों में, साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये जो है मेनली कबीरदास की भाषा है। ठीक है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। रमैनी और शब्द ब्रज भाषा में है, जिसमें कहीं कहीं पूरब बोली का भी व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है बीजक के ऊपर। ठीक है, तो ये अत्यंत आवश्यक है आपके लिए जानना। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की गई है, तो इसका उत्तर होगा संवत 1561। ठीक है, संवत 1561 को जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली का सबसे प्राचीन प्रति मिलता है। ठीक है, तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कबीरदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई है। ठीक है, जैसे दशरथ सूत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो ये जो है मेनली आ सकता है कि किसकी रचना है, तो ये कबीरदास की रचना है। ठीक है, तो बहुत सारी रचनाएं कबीरदास की, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, एक स्पेशल क्लास में लाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ हम पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये पंक्ति किसने लिखी है। ठीक है, तो उसमें ये सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए ये सारे जो है कबीरदास के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का निधन कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे पूछा गया है कबीरदास का जो निधन है वो कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 1518 ईस्वी। ठीक है, ये मेनली क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, 1518 ईस्वी में कबीर का निधन हुआ था मगहर। ठीक है, मगहर नामक जगह है, वहाँ पे हुआ था। कबीरदास के निधन से जुड़ा भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है कि उनकी जब मृत्यु हुई थी तो क्या क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो ये भी जानना आवश्यक है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कबीर के माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कबीर के माता पिता का नाम। तो उनके माता पिता का जो नाम है वो है नीरू और नीमा। ठीक है, नीमा जो है उनकी माता का नाम है और नीरू जो है उनके पिता का नाम है। ठीक है, वो थे ये जो थे ये जुल्हा दंपति थे। ठीक है, कपड़े बुनने वाले। ठीक है, जुल्हा दंपति थे ये दोनों। ठीक है, नीरू और नीमा। उनकी पत्नी का नाम लुई है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। उनके पत्नी का नाम लोई है। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। ठीक है, कमाल कमाली, ये दोनों उनके संतानों के नाम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई है। साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। ये इसलिए मैं आपको ये पंक्ति करा रहा हूँ क्योंकि ये पंक्ति जो है मेरे लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, तुलसीदास ने ये पंक्ति लिखी है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से ग्रंथ हैं जहाँ कबीर के बारे में दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा आईन अकबरी। ठीक है, आईन अकबरी आपने नाम अवश्य सुना होगा। आईन अकबरी, अगर आप आपने इतिहास पढ़ा है तो आईन अकबरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, दालिस्ताने मजाहिब। ठीक है, दालिस्ताने मजाहिब, तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसमें कबीर का उल्लेख हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए रविदास जी का एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दिया गया है। जाके कुतुम सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करही डिंड उती। ठीक है, तीन तने रविदास दासानुदासा। तो ये जो पंक्ति है ये रविदास जी की है। ठीक है, ऐसी मोरी जाति विख्यात चमार। ठीक है, तो ये कथन किसका यहाँ पूछा गया है। छोटी सी पंक्ति है परंतु महत्वपूर्ण पंक्ति भी मानी जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि छोटा सा है। तो इसका उत्तर हुआ रैदास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए इसको पता लगाना बहुत ही आसान है इस पंक्ति को कि इसके कवि का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे चमार दिया गया है। ठीक है, और रैदास जो थे वो चमार थे। ठीक है, रैदास जो थे वो चमार थे, इसलिए यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि चमार जो है इसका मतलब ये रैदास ने लिखा है। ठीक है, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिहाई, ये भी जो है ये रैदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, तो ये सारी जो पंक्ति हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ठीक है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ये पंक्ति किसकी है? ये भी रैदास जी की है। ठीक है, रैदास जी की पंक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास कितने पद मिलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीधा सवाल पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा 40 पद। ठीक है, 40 पद कुल मिलाकर मिलते हैं रैदास के। ठीक है, याद रखिएगा। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस संग्रह में मिलता है? ठीक है, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बानियों का संग्रह मिलता है। ठीक है, रैदास और कबीरदास इन दोनों के जो महत्वपूर्ण बानियाँ हैं, उनकी जो पंक्तियाँ हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है और ये एग्जाम में आता है मेनली। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपने अवश्य सुना होगा ये पंक्ति। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये रैदास, संत कवि रैदास जी की पंक्ति है। ठीक है, रैदास जी की पंक्ति है, रैदास ने लिखा है। ठीक है, अब चलिए लास्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे 50 सवाल आज हो चुके हैं। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमार। ठीक है, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमार, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रचलित और फेमस पंक्ति है। तो इसका जो आंसर है वो रैदास। ठीक है, रैदास जी की ये पंक्ति मानी गई है। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण MCQ जो क्वेश्चन आंसर है आज हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर हमने 100 भक्तिकाल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो कल मैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।